तो जैसे कृष्णा, मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले कि मैं 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि समीकरणें कैसे बनती है ना, रासायनिक समीकरणें क्या होती है, इनको संतुलित कैसे किया जाता है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण में अपन पहले दो परिवर्तन पढ़ते हैं, एक तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो जैसे कि आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब जलता है, ठीक है ना, और अपन फलों से क्या बनाते हैं, सलाद बनाते हैं। जैसे कि आपने खीरा ले लिया, इसको काट दिया, अब खीरे को काट रहे हो आप, तो सलाद में जैसे कि वो गोल गोल वो प्राप्त कर लिया आपने, उसका एक भाग कर लिया, तो खीरा ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी हो रहा है, खीरा ही रहा, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी उपस्थित होंगे, तो उसका कोई मूल पदार्थ की मूल अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पदार्थ की मूल अवस्था किसमें परिवर्तन नहीं होती है? भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। पदार्थ की मूल अवस्था, है ना, मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जैसे कि मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, तो मोम ही रहेगा पिघलने के बाद भी, है ना, तो उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बर्फ का पिघलना, अब इसमें आपको बर्फ का पिघलने में एक चीज नोटिस की होगी आपने कि बर्फ को जल में और जल से बर्फ बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब रासायनिक परिवर्तन को क्या होते हैं, है ना, इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये क्या होता है? स्थायी होता है ना। स्थायी कैसे होगा कि इसमें जैसे कि कोई चीज है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये क्या बुक है, या फिर जैसे कि लेड है ना, और NaCl है ना, तो Na+Cl, है ना, क्या बन गया? NaCl, है ना, स्थायी है ना। पहले क्या था? सोडियम और क्लोरीन को मिला रहे थे अपन, तो ये अलग अलग पदार्थ थे, तो इनका क्या किया? इनकी क्रिया करवाई अपन ने। क्रिया करवाने के बाद में क्या हो गया? ये NaCl बन गया, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन की क्रिया हुई तो क्या बन गया? NaCl बन गया, है ना। तो ये क्या है? एक स्थायी पदार्थ हो गया, है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगा तो पहले लोहा था, अब लोहे पर जंग लगने के बाद उसका संसारण हो जाता है, ठीक है। उसका संसारण हो जाता है तो उसमें क्या हो गया, है ना, उसकी मूल अवस्था में परिवर्तन हो गया। मूल अवस्था बोला था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बर्फ का जल में बदलना, ठीक है। इसमें तो मूल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या है? इसमें आप ये सोच रहे होंगे भाई लोहे पर जंग लगना, पर लोहा ही रहेगा, ठीक है, जंग लगाए, है ना। और NaCl दो पदार्थों से मिलकर NaCl बन गया, तो इसकी मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। NaCl पहले भी वही था, बस इसके दो अणु है जो जुड़ गए, है ना, उससे NaCl प्राप्त हो गया। तो ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब इनके बारे में अंतर आप आराम से लिख सकते हैं, फिर भी मैं अच्छे से समझाऊंगा और मैं लिखूंगा अंतर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन परिवर्तन पढ़ रहे थे, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके भाई। पदार्थ के गुणों, जो पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे कि अवस्था, क्या पदार्थ की अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनमें क्या ना, पदार्थ की अवस्था है, आकार है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती से मोम बन जाता है, पूरी की पूरी मोमबत्ती थोड़ी रहती है, वो मोम बन जाता है ऐसे, तो उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जैसे कि उस मोम से वापस मोमबत्ती बनाई जा सकती है ना, तो ये परिवर्तन क्या है? अस्थायी है, और इनमें पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि वो मोमबत्ती थी तो उसमें मोम था, तो मोम पिघल कर उसके आकार में परिवर्तन होता है, हुआ है,
पदार्थ तो मोम का मोम ही है ना, नया पदार्थ थोड़ी बना है। ठीक है, तो इनमें प्रारंभिक व पुण्य पदार्थ प्राप्त होता है। जो प्रारंभ में जो मोम का पदार्थ था वही आपने उसको जलाया, उसके पश्चात भी क्या हुआ, मोम ही प्राप्त हुआ, मोमबत्ती को जलाने के पश्चात। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है जल का वाष्पीकरण होना। ठीक है ना, और जल का पानी से बर्फ बनना। ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इनमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था से भिन्न उत्पाद प्राप्त होता है। जो पदार्थ की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, उससे अलग उत्पाद प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो इसका संगठन व गुण भी भिन्न होंगे। जो पदार्थ है तो इनमें इसके संगठन व गुण भी भिन्न हो जाएंगे। जो जैसे कि पहले जो पदार्थ में जो गुण थे ना, तो उत्पाद बनने के पश्चात उसके गुणों में भी भिन्नता आएगी। ठीक है, इनमें नए नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जो प्रारंभ में पदार्थ की जो अवस्था थी वो प्राप्त नहीं होती, उसकी नई अवस्था बन जाती है, उसमें नए गुणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। अब लोहा पहले कैसा था, जंगहीन था, पर क्रिया करने के पश्चात, ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात क्या हुआ, लोहे पर जंग लग गया। लकड़ी व कागज को जलाना। अब लकड़ी और कागज को जलाया तो हमने क्या प्राप्त हुआ, राख प्राप्त हो गई। अब राख से आप लकड़ी थोड़ी बना सकते हो, तो उसका बिल्कुल अलग अलग पदार्थ प्राप्त हुआ। अब राख के अलग गुण हैं, ठीक है, और लकड़ी व कागज के अलग गुण थे, तो ठीक है, तो अलग पदार्थ प्राप्त हुआ। जैसे कि दूध से दही का बनना। जो लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण क्या होता है, दूध से दही का निर्माण होता है। तो ये भी अलग पदार्थ प्राप्त हुआ, है ना। दूध से अब दही की थोड़ी चाय बना सकते हो, आप दूध की बनाओगे ना, ठीक है, तो अलग, ये किसके कारण हुआ, लैक्टिक एसिड के कारण हुआ। तो इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन में अलग पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक और देख लो, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्साइड से करवाने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जब किसी लोहे के कील वगैरह को जलाया भी जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेज माइल से साफ किया जाता है। रेज माइल से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पर जंग वंग लगा हुआ होता है, तो वो ठीक तरीके से उसका दहन नहीं हो पाता, तो उसको रेज माइल से साफ किया जाता है। तो ये थे आपके रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। अब अपन जानेंगे कि समीकरण क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होते हैं ना, है ना, अभिकारक क्या होते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन ने भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तनों को देख लिया था, जान लिया था क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं अपन वो कैसे लिखते हैं, है ना, उसमें कौन कौन होते हैं, अभिकारक, उत्पादक, उत्प्रेरक, इनकी क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो अभिकारक क्या होते हैं, किसे कहते हैं अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, भाग लेते हैं, ये एरो के निशान के बाएं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है ना। और उत्पाद क्या होते हैं साहब, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ ये क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, और इनको दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, इधर एरो के इधर इस तरफ दाईं, ये दाईं और ये बाईं। ठीक है, जो अभिकारक होते हैं वो बाईं ओर होते हैं। ठीक है, अब उत्प्रेरक कौन होता है, ये साहब इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। भले ये अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, फिर भी इसका अभिक्रिया में सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे परिवर्तित कर देता है, उसको बदल देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो जैसे प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है ना, तो ये उस अभिक्रिया के वेग को बदल देता है। अब मैंने एक और चीज लिखी है यहाँ पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी को पता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही
उसका निर्माण किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान को ना तो किसी भी क्रिया में आप नष्ट कर सकते, ना उसका निर्माण कर सकते। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो ऑक्सीजन के 2 अणु थे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया मैंने, तो ये देखा होगा आपने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो एक ही लिखा है। अब इसको मैं संतुलित करने के लिए क्या करूंगा, इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ेगी, तो जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो O2 का निर्माण हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने ऑक्सीजन को चेंज किया, ये 1 ये 2, तो O2 का निर्माण हो गया, जिससे कि आपने C+O2 है ना, CO2 हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी है ना। ऐसे ही चेंज किया ना, तो द्रव्यमान भी ऐसे ही चेंज होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होगा, ना कि उसका विनाश होगा, ना उसका निर्माण होगा। ठीक है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अगली क्लास में आपको इससे भी अच्छा और बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा मैं आपको। इससे आगे 10th में आपको पेपर्स में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको भी पढ़ लेंगे आप, तब भी आप आराम से 80% अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।